हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया था। लेट्स गो थ्रू अ क्विक रिवीजन अबाउट द डेंसिटी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ रखा था उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द सिलेबस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। वन वाज हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक, जब फ्लूइड पूरा रेस्ट में रहेगा तब इस फ्लूइड का स्टडी, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक। जब फ्लूइड मोशन में रहेगा देन फ्लूइड के प्रॉपर्टी का उसका स्टडी करना, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स। so that was the second part, hydrodynamics. And the third was related to the property of fluid like surface tension and viscosity. तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 3 पार्ट में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है। हाइड्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी एंड देन प्रेशर, पास्कल लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, या लॉ ऑफ फ्लोटेशन। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी, एंड सेकंड वन इज बर्नौली। ये दो चीजें हम लोग हाइड्रोडायनेमिक में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन में ही कैपिलरिटी का भी इफेक्ट आ जाता है। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि वो छूट जाएगा, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, या डेंसिटी ऑफ एनी मैटर। एक्चुअली डेंसिटी ऑफ एनी मैटर क्या होता है? डेंसिटी को डिनोट करते थे हम लोग रो से। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को केजी में ही मेजर करते हैं, बट वॉल्यूम फ्लूइड के केस में और सॉलिड के केस में अलग अलग हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट कि जो फ्लूइड होता है वो जिस भी कंटेनर में आप रखते हो उसका वो शेप गेन कर लेता है। अगर आपने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में रखा, सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा, तो वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम यहाँ पर सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपने किसी भी क्यूबॉइडल या क्यूबिक कंटेनर में रखा तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर दैट यू शुड मस्ट नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस 3D पिक्चर्स। आपको क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, स्फीयर का, इन सब का वॉल्यूम कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो सबसे पहला जेंटल रिमाइंडर है कि क्लास 6, 7, 8, 9 जब भी आप पढ़े हो वॉल्यूम, आप उसका फॉर्मूला जरूर याद रखें, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका क्या होता है? एल बी इंटू एच। स्फीयर का क्या होता है? स्फीयर का अगर रेडियस आर हो तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोन का क्या होता है? कोन का होता है 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच इज द हाइपोटेन्यूज, मत सोचना। एच इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये है एच। ठीक है, सो ये हो गया कोन। फ्लूइड के केस में क्या होता है कि आप जिस कंटेनर में डालते हो उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है। तो अलग अलग कंटेनर का शेप, आपके पास रेगुलर शेप ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अलग अलग ज्यादातर वेरिएबल शेप नहीं आएंगे, पर रेगुलर शेप भी आपके याद होने चाहिए। सिलेंडर का क्या होता है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम अपने को नहीं लेना है। इस कंटेनर के अंदर वाटर या फिर जो भी लिक्विड है, वो फ्लूइड कितना भरा हुआ है, वो हाइट आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में फ्लूइड कितना है। वी हैव नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर का साइज 10,000 लीटर है, लेकिन अगर उसमें 5,000 लीटर पानी भरा हुआ है तो हमारे लिए वॉल्यूम 5,000 मैटर करता है, ना कि 10,000। सो वी इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। ओके, वॉल्यूम के मैंने कुछ आप लोगों को यूनिट बताया था, दैट इज द कन्वर्जन कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,000 लीटर होना चाहिए, या इनवर्स 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होना चाहिए।
1 cc इज इक्वल टू 1 लीटर होना चाहिए। सही है ना? इसमें किसी को कोई गड़बड़ है? So 1 cc is equal to 1 ml ना? 1 ml होना चाहिए, यही तो सुनना चाह रहे हैं। सो रो का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी कहा जाता है, सी फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो बोथ आर द यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, वैसे तो इस पूरे चैप्टर में जब तक कहा ना जाए हम लोग मानेंगे कि डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, बट डेंसिटी में वेरी विथ द डिफरेंट पैरामीटर्स। डेंसिटी टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ वेरी कर जाता है ना। टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन आया था डेंसिटी का, वो आया था रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, प्लस था सर, माइनस था सर। देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी को घटना पड़ेगा, माइनस साइन आना चाहिए। चेक करो, प्लस लिखवाया क्या? प्लस और ऊपर से इनवर्स दीजिए ना सर। अरे तो उसको बाइनोमियली एक्सपेंड भी किए थे ना। माइनस ही है सर। बाइनोमियली एक्सपेंड किए थे। प्रेशर, प्रेशर के साथ इसका जो वेरिएशन आया था, प्रेशर के साथ इसी को करेक्ट करना है। एक्चुअली करेक्ट क्या करना है, हमने उसमें निगेटिव साइन रखना छोड़ दिया, भूल गया था सर। हमने ये डेरिवेशन निकाला था ना कि रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस डेल्टा पी बाय के, ये वाला वैल्यू आया था ना। इसमें बोलो, यही लिखवाया हूँ कि प्लस लिखवाया हूँ यहाँ पर? सर प्लस है। प्लस है क्या? माइनस है। प्लस है, प्लस है। इनवर्स है। नहीं, इनवर्स नहीं, आफ्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइनल एक्सप्रेशन क्या था? प्लस है, प्लस है वहाँ पे। प्लस है सर। यहाँ पे प्लस है। यस सर। फाइनल में सर माइनस है। माइनस है सर, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद। बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद माइनस है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा। देखो, इसको एक बार फिर से मैं बता ही देता हूँ। हमने के का जो वैल्यू था, के का वैल्यू वो v मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय, हम लोग के इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, बोले तो v को भी ऊपर लेके चले जाते हैं, v ऐसा लिया था। नेगेटिव साइन इनिशियली कंसीडर नहीं किया था, है ना। मैंने बोला था कि अभी नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते, फिर वो लास्ट तक छुटा ही रह गया। तो यहां से जो वॉल्यूम का जो डेल्टा वी का जो वैल्यू था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी इंटू वी डिवाइडेड बाई के आना चाहिए। डेल v इज इक्वल टू वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट। डेल्टा v को हम लोग लिख सकते थे v माइनस वी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा p इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई के। वी नॉट को जब इधर लेके आएंगे तो वी नॉट कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस डेल्टा p डिवाइडेड बाई के। अब यहीं पर हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट किया था जुअल, यहीं पर हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट किया था, ये न्यू वाला वॉल्यूम कंसीडर करके और पुराना वाला वॉल्यूम कंसीडर करके। पुराना वाला जो डेंसिटी बनता था, डेंसिटी रो नॉट, इनिशियल डेंसिटी वाज m डिवाइडेड बाई वी नॉट। जो न्यू डेंसिटी बनेगा
रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई v। इसी को मानते थे इक्वेशन 1 और ये मान गए थे इक्वेशन 2। तो हम लोग बोले थे कि 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, तो हमारे पास आ गया था रो डिवाइडेड बाई रो नॉट इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय v के जगह पर ये लिख दिए थे v नॉट इंटू 1 माइनस डेल्टा p बाय के। v नॉट से v नॉट कट गया तो बच जाता था रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस डेल्टा p बाई के होल रेज टू पावर माइनस ऑफ 1। अब ये जो पावर में -1 है इसी को हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड किए थे। बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद ये निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता, यस और नो? ये निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता जो हम लोगों ने निगेटिव रखा था। तो जस्ट डू अ करेक्शन, जहां पर ये निगेटिव साइन था वहां पर उसको पॉजिटिव कर लीजिए। फाइनल टेम्परेचर के साथ तो आ ही गया, प्रेशर के साथ जो आएगा दैट विल बी द रो नॉट 1 प्लस डेल्टा p बाई के, ये वाला वैल्यू आएगा। करेक्ट? ठीक है भाई? यस हाँ सर। 1 प्लस डेल्टा p बाई के कर लीजिए, जहां पर निगेटिव साइन था ना उसको पॉजिटिव कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सेंसिबली भी सोचिए कि अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया और वॉल्यूम डिक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज करने के कारण डेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए, ना कि डिक्रीज। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इट शुड बी 1 प्लस डेल्टा p बाई डेल्टा के। प्रेशर इंक्रीज किया है, डेल्टा p पॉजिटिव होगा, k का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो नया वाला डेंसिटी भी इंक्रीज होना चाहिए पहले से। फिर वो ग्राफ हमने बताया था, याद है? ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था, ग्राफ के बारे में कि अगर टेम्परेचर के साथ ग्राफ दिया होगा रो वर्सेस डेल्टा टी, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा जिसका स्लोप हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ गामा। स्लोप इसका हो जाएगा माइनस ऑफ गामा। लेकिन अगर अब ग्राफ मैं बनाऊंगा वर्सेस डेल्टा पी, तो अब स्लोप पॉजिटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अब ग्राफ आपका कैसा बनेगा? इट विल बी लुक लाइक दिस वन। Initially it started from rho naught and it has a positive slope, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा? This slope will be equals to 1 by k. This is density and this is pressure delta. So that was the only correction. इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़े। किसी को पूछना है यहां तक? नो, जस्ट मूव एड। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ सिलेबस। जो लोग कल किसी इंपॉर्टेंट काम से नहीं आए थे उनके लिए है। जो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे, ये आप लोग देख लीजिए। यही है हमारा सिलेबस टोटल। दैट इज द डेंसिटी, प्रेशर, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। ये दोनों कंबाइन कर दीजिए, एक ही टॉपिक है लगभग। दिस इज द हाइड्रोडायनेमिक्स, ये जो है पूरा हाइड्रोडायनेमिक्स है। एंड दिस इज सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स बिगिन विथ एग्जाम्पल। और ये रहा आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 1। आपको बताना है कि इफ m1 मास ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड m2 मास ऑफ डेंसिटी ρ2 आर मिक्स्ड, then what will be final density of mixture?
what will be final density of mixture, final density of mixture। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, दो अलग अलग लिक्विड को मिला दिया जाए, तो इन दोनों का फाइनल डेंसिटी क्या होगा, समझ रहे हो ना? दूध है और पानी है, अगर दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का अब नया वाला जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वी हैव टू फाइंड इट। तो कैन वी सॉल्व इट और नॉट? बताऊं या बनाने वाले हो? नो सर, रुकिए। सर बना रहे हैं सर। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है। हमारे पास दो लिक्विड है, एक है M1 जिसका डेंसिटी ρ1 है, और एक लिक्विड है जिसका मास है M2 और इसका डेंसिटी ρ2 है। दोनों को मिला दिया गया, तो बताइए अब जो मिक्सचर तैयार होगा उसका डेंसिटी क्या होगा? आज के लोग हैं उज्जवल, अविनाश, आदित्य, अमन, अंकित, आर्यन, आयुष, शीला, वैभव, प्रिया, खुशी, माला, नंदी, नीरज, गीता, पल्लवी, प्रशांत, प्रिंस, रॉबिन्स भी आया है, सैफ, सत्यजीत, सिमरन, श्वेता, तान्या। इसमें से कौन कौन लोग कब जाने वाला है वो भी बताइए तो मुझे। ओके, अमन आ गया सर। चलिए लिखिए सर। नहीं, बोल दो। सर पहला का आया सर M1 प्लस M2 बाय M1 M2 इंटू ρ1 M2 प्लस ρ2 M1। दूसरा आया सर ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 बाय V1 प्लस V2। ओके, तो हमारे पास दो लिक्विड है, लेट्स सॉल्व इट। एक लिक्विड है जिसका मास है M1, तो मान लीजिए कि ये एक लिक्विड हो गया, इसका मास M1 है और डेंसिटी है ρ1। इसको ऐड कर दे रहे हैं एक दूसरे लिक्विड के साथ जिसका मास होगा M2 और डेंसिटी होगा ρ2। तो फाइनली जब ये दोनों मिल करके एक मिक्सचर तैयार हो जाएंगे तो मेरे पास जो फाइनल मिक्सचर होगा, इस फाइनल मिक्सचर का टोटल मास फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग कह सकते हैं कि इस मिक्सचर का टोटल मास होगा M1 प्लस M2, ये तो पता है, पर इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये क्या होगा पता नहीं। तो हाउ कुड वी फाइंड इट? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मेरे पास टोटल मास तो पता है, अगर कहीं से टोटल वॉल्यूम मिल जाता तो अपना काम हो जाता। इट्स वेरी सिंपल, है ना? ओके, लेट्स चेक इट आउट कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो अगर इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। मान लीजिए कि 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला देते हैं, तो टोटल कितना लीटर हो गया? ऑब्वियसली 2 + 1 3 लीटर। सिमिलरली अगर एक लिक्विड का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 + V2। सो वी गॉट द आंसर राइट नाउ इज कि अगर हमारे पास टोटल मास है M1 + M2 तो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा कितना? V1 + V2। एंड हियर इज द फॉर्मूला। इन दोनों वॉल्यूम का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, देखो V1 = हम लोग क्या लिख सकते हैं? M1 / ρ1, और V2 = क्या लिख सकते हैं? M2 / ρ2। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमें मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज M1 +
m2 m1 plus m2 divided by m1 rho 1 plus m2 rho 2। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा क्या, m1 plus m2 into rho 1 rho 2 divided by यहाँ पर हो जाएगा m1 rho 2 plus m2 rho 1। दिस इज द कंडीशन। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, अगर देखो आप में कैपेसिटी है कि यस यू कैन जस्ट गो अहेड, है दम तो याद करके दिखाइए। अभी नहीं, आज से 1 महीना के बाद जब एग्जाम होगा या जब भी एग्जाम होगा तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब इस फॉर्मूले को रटने से नहीं है, मतलब ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड। कभी भी किसी भी तरह का मिक्सचर अगर पूछा जाएगा तो हम लोग उसका कॉमन डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, यहीं पर अगर केस 1 ले लेते हैं कि अगर इन दोनों का मास सेम होगा, लिक्विड 1 का और लिक्विड 2 का, दोनों का भले ही वॉल्यूम अलग अलग हो, मास अगर सेम हुआ तो m1 बराबर m2 हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगा। यहां पर मैं केस ले लेता हूं कि 4 m1 बराबर m2, अगर m1 बराबर m2 हो गया तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा m1 प्लस m, दैट विल बी द 2m, ये हो जाएगा 2 rho 1 into rho 2 डिवाइडेड बाय rho 1 प्लस rho 2। ये एक स्पेशल केस है, अगर दोनों लिक्विड का मास सेम हो गया तो हमारे पास जो मिक्सचर का डेंसिटी होगा दैट विल बी द 2 rho 1 rho 2 डिवाइडेड बाय rho 1 प्लस rho 2। यहां से m प्लस m ये 2m हो जाएगा और नीचे में m कॉमन ले लेंगे, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 rho 1 rho 2 डिवाइडेड बाय rho 1 प्लस rho 2। सिंपल कैलकुलेशन है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन फिर से एक मिक्सचर बनाना है, लेकिन इस बार समस्या कुछ और है। इस बार आपको मास नहीं दिया गया, आपको दिया गया है वॉल्यूम। V1 वॉल्यूम है किसी लिक्विड का जिसका डेंसिटी rho 1 है, V2 वॉल्यूम है किसी लिक्विड का जिसका डेंसिटी rho 2 है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताइए। देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, जल्दी बताइए। वन विकेट डाउन। ये तो बोलिए दिए थे सर। वॉल्यूम वाला हो गया था। हाँ बोले तो सर। रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 बाय V1 प्लस V2 हो गया सर। हो गया, कितना आया, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 बाय V1 प्लस V2। ओके। सो अगेन हमारे पास दो तरह का लिक्विड होगा, एक का वॉल्यूम होगा V1 और दूसरे का वॉल्यूम होगा V2। इसका लेट से कि वॉल्यूम V1 होता है और डेंसिटी rho 1 है, प्लस एक लिक्विड ऐसा होगा जिसका डेंसिटी होगा rho 2 और वॉल्यूम होगा V2 rho 2।
और ये दोनों मिल करके एक लिक्विड बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। इस मिक्सचर का जो डेंसिटी होगा ये तो अपने को नहीं पता, ये तो फाइंड आउट करना है। बट ये श्योर है कि दोनों का जो मिलाने के बाद वॉल्यूम होगा दैट विल बी V1 प्लस V2। सो अगर मुझे रो m डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है तो हमें चाहिए होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो अपने को दिया गया है दैट इज V1 प्लस V2। तो मास कैसे निकाल लेंगे, यहां से मास इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, m1 इज इक्वल टू ρ1 इंटू V1 और यहां से m2 इज इक्वल टू हो जाएगा ρ2 इंटू V2। तो टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2। तो मिक्सचर का डेंसिटी हो जाएगा टोटल मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। So this will give ρ1 V1 plus ρ2 V2 divided by V1 plus V2। ना क्या होगा अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो if V1 is equal to V2 then if V1 is equal to V2 तब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व शायद नहीं किया होगा, जो लोग मैथमेटिक्स के लोग हैं वो बता दीजिए, अगर मास सेम हो किसी भी मिक्सचर का, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं इन सब का मास अगर सेम हो तो ये जो डेंसिटी है ये क्या है, HP है कि GP है कि अरिथमेटिक मीन क्या है, क्या ये HP। पढ़ रहे हो ना अभी, हार्मोनिक मीन है, अरिथमेटिक मीन है या जियोमेट्रिकल क्या बोलते हैं GP, HP है क्या ये, is it 1 divided by 1 by ρ1 2 divided by 1 by ρ1 plus 1 by ρ2, ऐसा है क्या? तो HP होगा कि GP होगा? ओके श्वेता का कहना है HP है, और कोई भाई बोल दो, अगर बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें कुछ बोलूंगा नहीं तो नहीं HP बोलूंगा। ही है। पक्का ना? Yes. ओके ग्रेट, तब दिस वन विल बी HP। सो अगर मास सेम हो तो चाहे कितना भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स हो जाए उसमें ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 जो भी है, इन सब का HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही उसका डेंसिटी होगा। और अगर वॉल्यूम सेम हो तो उसका अरिथमेटिक मीन, आई थिंक ये तो अरिथमेटिक मीन ही है ना, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, 2 लिक्विड है तो 2 हो गया, 3 होता तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 3 हो जाता है ना। तो अरिथमेटिक मीन ले लेंगे अगर उसका वॉल्यूम सेम होगा तो नोट करके लिख लीजिएगा अपने अपने भाषा में। हो गया भाई? परमिशन टू मूव अहेड? या हेलो आ गया दीजिए Yes, प्रभु। sir. आवाज नहीं जा रहा है सर? हेलो 1 to 4। हाँ 1 to 4 यस सर, आगे बढ़िए सर। ओके चलिए, एक क्वेश्चन और है और ये क्वेश्चन इनामी है, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज रो, दैट ऑफ वाटर इज सिग्मा, what will be the decrease in volume? Here it is mentioned, already mentioned
what will be the decrease in volume when mass m of ice melts? अच्छा, ये डेली लाइफ में भी होता है। आप एक बिकर ले लीजिए, बिकर मतलब नहीं, घर पे आपके पास शीशे का ग्लास जरूर होगा, है ना, जिसमें मम्मी दूध ला करके देती हैं पीने के लिए। तो शीशे का ग्लास ले लीजिए और इस ग्लास में आप पानी ले लीजिए। पानी तो ब्लू कलर का होता है, हमने ले लिया इसके अंदर वाटर, ठीक है, और इसमें डाल दीजिए एक आइस। फ्रिज में आइस पड़ा होगा, तो वहां से एक आइस निकालिए और इसके अंदर, पानी के अंदर आइस डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आइस को डालने से पहले एक बार यहाँ पर वॉल्यूम को आप मार्क कर दीजिए कि दिस वाज इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। फिर इस आइस के मेल्ट होने के बाद मार्क करिए कि क्या होता है वॉल्यूम, तो दिस विल बी द फाइनल वॉल्यूम। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो इनपुट एट ऑल। तो पहला रिजल्ट आ गया है, ऑप्शन पर लोग अपना अपना भाग्य आजमाइए, चेक करिए किसके भगवान की किस्मत आपके साथ है, किसका नहीं है। खुद पे भरोसा है तो सॉल्व करके बताइए। तो पहला आंसर आ गया है भाई अमन। Who is the next? Density of ice is rho. That of water is sigma. What will be a decrease in volume when mass m of ice melts? ठीक है, एक और आंसर आ गया। दिस टाइम खुशी, दोनों का आंसर सेम है। उज्जवल का भी आंसर आ गया। उज्जवल ने डी पर टिक मार्क किया, डी फॉर डॉग। अमन एंड खुशी का आंसर सी है, सी फॉर कैट। विनय का भी आंसर सी है। तो अगेन कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई, देखते हैं कौन जीतता है। भाई उज्जवल अपना आंसर चेंज कर लिया, देखा कि 3 लोग सी बोल रहे हैं तो हम क्यों अकेला डी बोले। पता नहीं, शायद बी भी करेक्ट हो। ओके, लेट्स चेक इट आउट। आर्यन का भी आंसर आ गया है। और कोई बताने वाला है क्या? रुकनुद्दीन का भी आंसर आ गया है। दैट्स ग्रेट। आयुष का भी आंसर आया है सी। सबका आंसर अब सी आ रहा है। तो लेट्स सॉल्व इट। बता दो, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन मास m ऑफ आइस मेल्ट्स, है ना। तो कितना मास डिक्रीज, कितना इसका, ओके ठीक है। अविनाश का आंसर दिया, अविनाश पकड़ा गया। अनम्यूट करो और बताओ कैसे आया। ऐसे सर अंदाजा लगा। रॉबिन, रॉबिन ने भरोसे के साथ बोला है कि सी ही होगा। लेट्स चेक इट आउट हाउ। कैसे बनाया रॉबिन आपने? रॉबिन, यस सर। हाँ कैसे आया सी? डी क्यों नहीं? अरे दोनों में अंतर कुछ दिख नहीं रहा है, दोनों सेम ही तो दिख रहा है। अच्छा, एक में एम से मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में है, एक मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके। सी कैसे आ गया?
व्हाट सब बता सकते हो सीधे कैसे सॉल्व किया, मतलब क्या लॉजिक क्या लगाया, बनाए हो या फिर जय माता दी वाला है? बनाए हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा हाँ बताओ ना कैसे स्टार्ट किए, मतलब हमें बताओ, एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं मैं। सब लोग सी बोल रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि सी बोल ही देता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि बताऊं या नहीं बताऊं, पर अभी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आया। तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें एक्चुअली, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? सर जब वॉल्यूम ऑफ आइस हाँ तो माइनस के वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हाँ हाँ वही आ गया, आया। वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ आइस को वॉल्यूम ऑफ वाटर से माइनस कर दिए, पर वाटर का वॉल्यूम तो दिया नहीं है ना, क्या दिया हुआ है? सर दिया हुआ है ना, कहाँ दिया हुआ है? रो है ना, रो सिग्मा ना। दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर ना, सिग्मा। यस सर। लेकिन इसमें तो मास ये को सर कौन, मास को एम माने ना, दोनों मास को, आइस और वाटर का। ये कहाँ लिखा हुआ है दोनों का मास एम है? व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन मास एम ऑफ आइस? अब आइस का तो मास एम दिया हुआ है, पानी का तो मास पता ही नहीं है ना। उसका भी ले लिए हम। जबरदस्ती है क्या? ओके लेट्स टॉक आंसर टू द मिलता आयुष। कैसे? आयुष सिन्हा, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। हाँ बताइए कैसे हो गया ये चमत्कार? सर हाँ वाटर रहे आइस, मास तो सेम ही ना रहेगा, इसलिए दोनों में एम लिए। वाटर, वाटर हो या आइस, मास रहेगा सेम। ओके ठीक है, तो बताइए प्रोसेस बताइए फिर क्या हो गया। सर पहले वॉल्यूम ऑफ आइस निकाल लिए। चलिए लेट मी डू दिस। वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू मास of ice, that is m divided by rho. Am I correct? यस सर। हाँ चलिए ग्रेट, वॉल्यूम ऑफ आइस निकल गया। अब क्या करें? वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ ये क्या करें? सर m बाय म्यू। m बाई म्यू मतलब बोले तो सिग्मा, सॉरी सर, है ना? सिग्मा। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर दोनों का मास m क्यों लेंगे? मुझे क्या पता कि इस बाल्टी में कितना पानी भरा हुआ है? सर आइस तो मेल्ट होकर वाटर ही ना बनेगा, मतलब दोनों का तो मास, अगर पूरा आइस मेल्ट हो गया तो वाटर तो का मास भी तो m ही ना रहेगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। ठीक है, म्यूट हो जाइए। देखिए मान लीजिए कि इस वाटर के अंदर जो आपने आइस डाला, इस आइस ने कम से कम इतना एरिया एक्वायर किया होगा, मान लेते हैं, है ना? और इस आइस का फिलहाल के लिए जो टोटल मास है, इस आइस का टोटल मास है m और इसका डेंसिटी है रो, करेक्ट? ये अपने को पता है। अब आपको ये भी पता है कि इसे जो आइस होता है, आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से, आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से एक्चुअली। तो मैंने बोला कि इसे चलो ठीक है, ये इसका रो हो गया, ये इसका मास हो गया डेंसिटी, और इसने कुछ वॉल्यूम एक्वायर किया होगा v, ये इतना कुछ वॉल्यूम एक्वायर किया होगा आइस ने। अब अगर ये आइस मेल्ट होता है, अगर ये आइस मेल्ट होता है तो आइस मेल्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? पानी, पानी। तो इनिशियली आइस ने इतना वॉल्यूम एक्वायर किया था, दैट वाज m डिवाइडेड बाय रो। जब ये आइस मेल्ट हो गया तो इस पानी ने कितना वॉल्यूम एक्वायर करना है? m बाई सिग्मा, ठीक है? तो मान लो कि ये आइस ने इतना जगह एक्वायर किया, और जब ये मेल्ट होगा तो पानी कुछ इतना जगह एक्वायर कर लिया, ये वॉल्यूम एक्वायर कर लिया, ठीक है? तो ये जो बाकी का जो जगह बचता है, ये जो जगह बचता है, यही जगह, तो इतना तो वॉल्यूम कम हो जाएगा एक्चुअल में, और ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? दैट विल बी द
वॉल्यूम ऑफ आइस माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये कितना हो जाएगा m, दिस विल बी 1 by rho माइनस 1 by, सर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आइस क्यों नहीं कर सकते? फिर तो निगेटिव हो गया ना। आइस ने मतलब- वॉल्यूम ज्यादा एक्वायर किया था ना कि पानी ने। ऐसा कहाँ बोल रहा है सर? ऐसा बोल नहीं रहा है, ऐसा होता है। अगर ऐसा हो नहीं होता तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड डिक्रीज वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करता ना। वी डोंट नो वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। सर एक मतलब एरिया तो बढ़ेगा ना, जब लिक्विड में चेंज होगा तो उसका एरिया तो बढ़ जाएगा, लिक्विड हाइट में घट चेंज जाएगा। कहाँ हो रहा है? मतलब मेल्ट फेज जब चेंज होगा हो रहा है, आइस। फेज चेंज हो रहा है। आइस का वॉल्यूम होता है, चलो ये नंबर हटाइए, ये जो सिंबल्स दिया इसको हटाइए। आइस का डेंसिटी होता है रो ऑफ आइस 900 और पानी का होता है 1000। ग्रेट, दिस इज रो ऑफ वाटर। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ कितना 90 ग्राम 90 ग्राम या 900 ग्राम 900 केजी, छोड़ो 900 केजी का आपके पास आइस है। इसने वॉल्यूम कितना एक्वायर करना है? 1 मीटर क्यूब। मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 900 केजी। तो इस आइस ने वॉल्यूम कितना एक्वायर करना है? 1 मीटर क्यूब। बरोबर है भाई? यस सर। अब अगर यही आइस मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद ये आइस क्या बन जाएगा? वाटर। तो मास ऑफ वाटर भी कितना होगा? अच्छा, क्या आइस के मेल्ट होने के बाद इस वाटर का मास बदल जाएगा? नो सर, मास तो सेम रहेगा, ओनली चेंज विल बी इट्स वॉल्यूम। सो मास ऑफ वाटर भी अब कितना हो जाएगा? 900 केजी। 900 केजी। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय दिस वाटर? डिवाइडेड बाय कर देंगे 1000, 0.9. 0.9 मीटर क्यूब। यस सर। मतलब 900 केजी का आइस जब पिघलेगा, 900 केजी का आइस 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम एक्वायर करेगा। लेकिन जब वो पिघलेगा, जब वो पानी बन जाएगा तो उसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए? 0.9। तो बाकी 0.1 कहाँ गया? ये 0.1 वॉल्यूम का क्या होगा? यहाँ पर हवा तो नहीं रहेगा ना। नो सर, यहाँ पर हवा तो रहेगा नहीं, अगल बगल से पानी आकर के इसमें क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। तो एक्चुअल में आपका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया? 0.1 मीटर क्यूब से। ये बात समझ में आई भाई सबको? अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। भले ही आंसर आ जाए सबका, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक के साथ सॉल्व ये करना था, और ये है लॉजिक। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। रिलेटिव डेंसिटी, नाम तो सुना ही होगा। रिलेटिव डेंसिटी का नाम सुने हो? रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, डेंसिटी मतलब डेंसिटी, तो रिश्तेदारों का डेंसिटी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी का डेंसिटी रिश्तेदार कह सकते हो। So let's do it. What is relative density? Relative density का मतलब हो जाता है, देखिए हमारे पास चारों तरफ पानी ही पानी। अर्थ पर कितना परसेंट पानी है? 70। 100%। 70%. कोई तो बोला 100%। रोबिन का गांव बाहर नहीं आ जाता इसीलिए। अच्छा सो 70% वाटर है। तो हम लोग कोई भी चीज को जो कंपेयर करते हैं वो कंपेयर करते हैं विथ द डेंसिटी ऑफ वाटर। हमारे पास अचानक से जो इमेजिन करने का जो चीज है ना, वो यही है कि भाई पानी से बता दो कि ये हल्का है कि भारी है, बस यही इमेजिन करना होता है। तो इमेजिन करने के लिए हम लोग उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ किसी का डेंसिटी को कंपेयर करना, यही होता है रिलेटिव डेंसिटी, है ना। डेंसिटी ऑफ
density of a substance with respect to water. With respect to water is called relative density, RD. ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ कंपेयर कर देते हैं. तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज डेंसिटी ऑफ substance divided by density of water. और वाटर का डेंसिटी कितना लेना है, दैट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है. इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो रिलेटिव डेंसिटी डिवाइडेड बाय, और 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी होता है 1000. करेक्ट. नोट पॉइंट इसमें यही है, जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको एक और नाम से जाना जाता है. कोई बता सकता है क्या? रिलेटिव डेंसिटी को एक और नाम से जाना जाता है. इसका घरेलू पालतू नाम पता है क्या है रिलेटिव डेंसिटी का? इट्स पेट नेम इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. इट इज आल्सो नोन एज या नोन बाय also called as what? Specific gravity. हर किसी का एक घर का अलग नाम होता है ना, चिंटू पिंटू, तो ये घरेलू नाम है इसका. और ज्यादातर यही यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, है ना. जैसे मान लीजिए कि आप गाते हो, आपको मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो एंड यू हैव टू डिजाइन समथिंग. तो अगर आप लोहे का, एल्युमिनियम का अगर आप डेंसिटी पूछेंगे तो शायद मुश्किल पड़ेगा. आपको क्या बताया जाता है? आपको बताया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना. आपको सीधे बोला जाएगा कि अच्छा इसका तो 7.8 होता है ना. इसका 7 स्टील का 7.8 होता है, एल्युमिनियम का 2.8 होता है या 2 के आसपास होता है, प्लास्टिक का 1.8 होता है. तो दीज ऑल आर स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगर मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज 7.8. इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन क्या होगा? 7.8. ना, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.8. तो डेंसिटी ऑफ आयरन क्या होगा? दैट विल बी 7.8 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी से गुणा कर दीजिए ना 1000 से, तो इट विल बिकम 7800 kg per meter cube. That will be the density, है ना. यह आपका डेंसिटी हो गया. तो ऐसी इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है. आप देख लीजिए डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए. इट्स जस्ट अ नंबर, है ना. इट इज यूनिटलेस. यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा. इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस.
देखिए ज्यादातर जो रिलेटिव वाला जो टर्म है ना, ज्यादातर जो रिलेटिव वाला टर्म है वो डायमेंशन लेस ही होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा रिलेटिव वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, उसका यूनिट भी होता है, लेकिन रिलेटिव टर्म के साथ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आता है तो ज्यादातर वो डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस ही होता है। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। नो यूनिट, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के साथ आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लास्टिक, जो आप लोग घर पे इस्तेमाल करते हो ना, ये सही भी है, ये गलत नहीं है, 7800 ही होता है किसी भी लोहे का डेंसिटी। तो अगर आपके घर में कितना केजी लोहा लगने वाला है अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो जस्ट गो थ्रू दिस डेंसिटी, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि वेयर डज इट यूज, कहाँ पर ये यूज होता है। मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता देता हूँ। 7870 होता है ना, नहीं आप 7800 मान के चलिए, 7870 ही मत बोलिए, 8000 भी होता है, डिपेंड्स कि आप किस तरह का स्टील इस्तेमाल करते हो, बट एक रफली आइडिया आपको 7.8 से ही आता है। दिस इज मोर और लेस, इसी से प्लस या माइनस यही वैल्यू होता है, ठीक है या ओके। तो एक एग्जांपल ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्लास्टिक वैल्यू है, आपके पास प्लास्टिक है और इसे प्लास्टिक का डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज 1.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 1.8। सो व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी? 1.8, देन इट्स डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या होगा? क्विक, जल्दी से बताइए। सर 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल, इसका जो डेंसिटी होगा रो विल बी इक्वल्स टू 1800 केजी पर मीटर क्यूब। अब आप समझ रहे हो कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दिया जाए तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 1000। बाद में मत कह देना कि सर इसमें तो डेंसिटी दिया ही नहीं है। डेंसिटी आपको दिया नहीं है, आपको इनडायरेक्टली डेंसिटी दिया गया है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द डेंसिटी, वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ओके, मैंने बोला इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए मुझे घर बनाना, ओके, एंड दिस इज वेरी इजी, बस आपको कॉमन सेंस लगाना होता है और आप समझ जाते हो। तो मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, आपके घर का लंबाई है कुछ ऐसा 26 फीट बाई या 30 फीट बाई कुछ ऐसा मान लेते हैं, है ना। 30 फीट बाई 30 फीट का आपको एक घर बनाना है। अगर आपको इसको ढालना है, ढालना मतलब समझ रहे हो ना, छत बनाना है इसको, तो ये इसका एक रूल होता है। सिंपल रूल यही है कि 4 इंच पर एक रॉड ऐसा लगेगा, है ना, हर 4 इंच पर। दिस इज द गैप बिटवीन देम इज 4 इंच। और एक जो रॉड होगा वो ऐसा लेटरल लगता है एट 4 इंच, ये एक ऐसा लगता है, दिस इज द 4 इंच। और ये मतलब आप बोल सकते हो कि कॉमन घर बनाने का ये टेक्नोलॉजी, सिंपल जो हम लोग अपना घर बनाते हैं, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका अरेंजमेंट कुछ और होता है, पर ये सिंपल घर का अरेंजमेंट यही होता है। ऐसा थोड़ा सा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में ये सब चीजें अलग हो जाती हैं, वहां पर थोड़ा सा वेवी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूर छड़ ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा, फिर कुछ दूर ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है। दे आर यूज वेवी फॉर्म लॉकिंग, ये वेवी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, छड़ को बांधने का तरीका इनका ऐसा होता है। बट वी इन आवर डेली लाइफ में जो छोटे छोटे जो घर बनते हैं 2 मंजिला 3 मंजिला या सिंपली अपने रहने के लिए, उसमें ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अगर आपने आपको घर बनाना है यहाँ से यहाँ तक का, लेट से दिस इज 30 फीट,
दिस इज 30 फीट, है ना, और ये है यहां से यहां तक का 30 फीट, ये है 30 फीट, ठीक है। तो बता सकते हो कि आप इसमें टोटल कितना रॉड लगाने वाले हो, या कितना केजी का रॉड लगने वाला है, 10 mm का रॉड कितना लगेगा। फाइंड द वेट ऑफ, see this is off the syllabus है, this is nothing to do with your general fluid dynamics, ये fluid dynamics का question नहीं है, just I am explaining you the daily life application of this density। आप अपने डेली लाइफ में भी कैसे आप अपने स्टडी को यूज कर सकते हो, where we can use this is the method। find the weight of iron rod used for roofing, बता सकते हैं। मैंने बताया कि हर 4-4 इंच पर ये रॉड जाएगा ऐसा, और इधर की तरफ भी हर 4-4 इंच पर जाएगा। तो बताइए कि वेट ऑफ रॉड कितना होगा। सी एवरीवन कैन डू दिस, हाँ, ऐसा नहीं है कि ये आपके जेई मेन सिलेबस का क्वेश्चन है या जेई एडवांस का क्वेश्चन है, दिस इज डेली लाइफ क्वेश्चन एंड यू कैन डू दिस। क्या सत्यजीत? अंकित? हाँ? आदित्य, तुम्हें नहीं लग रहा है 30 फीट बाई 30 फीट का घर 240 केजी में तुम बना लोगे? 240 मतलब समझ रहे हो, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल नहीं मतलब 2.5 क्विंटल, 2.5 क्विंटल में घर बन जाएगा। रियली नहीं थोड़ा तो सोच समझ के आंसर दो भाई, तो सरासर बेइज्जती है। छड़ का डायमीटर पता है कितना है ना, 10 mm। जो हम लोग रॉड इस्तेमाल करने वाले हैं उसका डायमीटर होगा 10 mm। दस mm का छड़ आता है ना, 8 mm, 10 mm, 12 mm। तो जो छड़ का डायमीटर दिया गया है, दिस डाया इज गिवन बाय 10 mm। हमको 10 mm का रॉड इस्तेमाल करना होता है, 10 mm का ही करते हैं एक्चुअल में। किसका रेडियो चालू है? आयुष? आया भाई, कोई बताएगा? आगे बढ़े? नो वन, तो लेट्स डू इट, मुझे ही करना पड़ेगा। देखिए पहले तो ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रॉड, ये कॉलम वाइज कितना लगेगा। अगर 4 इंच पर एक रॉड है तो टोटल 30 फीट में कितने रॉड लगेंगे, ऐसे वर्टिकल बार्स कितने लगेंगे। अविनाश का आंसर आया है 1316 क्विंटल, 1000 क्विंटल लगभग। अविनाश कुछ तुम ज्यादा ही नहीं कर दिए है? तुमको पता है आजकल अविनाश लोहे का रेट क्या है, मतलब रॉड का रेट क्या है? यस सर 6300 पर क्विंटल, बाल मुकुंद। बालमुकुंद। और अगर आपने 1300 मतलब 1300 क्विंटल आपने अगर सिर्फ रॉड लगाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1300 कर दीजिए, ठीक है। दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ रॉड ओनली। आई डोंट नो कि ये कितना होगा, पर इतना मैं जानता हूं कि 6000 गुना 1000 भी करूंगा तो इसका दाम हो जाएगा 6 पर 6 जीरो, इतना, ठीक है। और इतना का मतलब हो जाता है 60 लाख रुपया। मुझे लगता है
कि 30 फीट बाई 30 फीट का ढलैया करने में सिर्फ 60 लाख रुपया खर्च होगा। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं जा रहा है ये। लेट्स डू इट। 4 इंच पर एक है, 30 फीट है, इसका मतलब पहले तो इस फीट को बदल दीजिए इंच में ताकि अपने को नंबर मिल जाए। तो 30 डिवाइडेड 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 इंच, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रॉड। ये हो जाएगा कितना, 40 या 12, 30 या 90, दैट विल बी द 90 रॉड्स लगेंगे। कितने फीट के, 30 फीट के, है ना। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ विल बी 90 इंटू 30। सर 91 रॉड न लगेगा? चल भाई 91, एगो पहले भी लगा रहे हैं ना आप। हाँ ठीक है ना, 91 डन। ठीक है, कैलकुलेशन आसान रखो ना। मुझे भी पता है कि जब हम लोग छड़ मंगाएंगे तो जितना आएगा 43.3 केजी नहीं आएगा। अगर कैलकुलेशन में 240 आया तो मंगाना 280। फिर भी 90 इंटू 30 कर दिया, दैट इज द नंबर ऑफ रॉड्स इन वर्टिकल बार। सिमिलरली नंबर ऑफ रॉड्स इन हॉरिजॉन्टल बार विल बी सेम। अगेन तो मैं इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 30 दैट विल बी 200, 2700 गुना 2, 5400 फीट। याद रखना दिस इज फीट। इतना फीट हुआ। अब इसको मीटर में डिवाइड करना है तो 1 मीटर में 3 फीट 3.3 के लगभग होता है। तो डिवाइडेड बाई 3.3 दैट विल बी मीटर। इतना मीटर का रॉड लगने वाला है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द रॉड। इस रॉड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। आपके पास लेंथ है, यू हैव द टोटल लेंथ, यू हैव दिस डायमीटर। क्योंकि रॉड कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड को कितना हो जाएगा, V ऑफ रॉड विल बी इक्वल्स टू पाई d स्क्वायर। याद रखिएगा दिस इज डायमीटर, तो पाई इंटू d स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 3 मीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ इज दिस मच। थोड़ा सा साफ लिखें, नहीं तो हो जाएगा। Let's do this calculation over here. वॉल्यूम ऑफ रॉड हो जाएगा कितना, V ऑफ रॉड will be equals to pi by 4 into 10 into 10 raised to power minus of 3 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू h का वैल्यू हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाय 3.3। ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी द वॉल्यूम। ग्रेट। नाउ व्हाट विल बी द मास, कितना क्विंटल होना चाहिए, मास विल बी इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम। अब रो का वैल्यू कितना हो जाएगा 7800, जो कि मिनिमम स्टील का जो वैल्यू होता है दैट इज 7800 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय दिस वॉल्यूम। नाउ आपके पास कैलकुलेटर है, कैन यू टेल मी प्लीज कि व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना आएगा। ये वैल्यू कितना होगा, टाइम हो गया लगता है कि सब लोग निकल रहा है, बस 4 मिनट में कुछ लोग और निकलेंगे। कौन कौन गया यहाँ से,
सर हम बने रहेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। टेंशन हमें क्यों लेना है? हम ही हैं सर। ये कितना आया वैल्यू, आया क्या कुछ? हाँ? अरे सॉल्व भी कर रहे हो कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ? कर रहे हैं सर। आया सर 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,28,454.5454 गुना 10⁻⁻6। डालिए न। ये कैलकुलेटर से हुआ सर। हाँ कैलकुलेटर से हुआ। 10 गुना 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर हो जाएगा 3.14/4 किए ना इंटू तो आया 0.785। 54, 2 शून्य और 2 शून्य इसका 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻6। क्या गलत बोले देखिए तो। 4 शून्य से ये गया 10⁻⁻2, ठीक है। 3.3 10⁻⁻2 से ये 2 शून्य काट दीजिए, फाइनली आ गया 78 इंटू 3.14 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 3.3 इंटू 4। अब इसका वैल्यू बता दीजिए, दैट विल बी द टोटल वेट, टोटल मास रिक्वायर्ड। आ जाएगा ये? ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 78 इंटू 3.14 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 3.3 डिवाइडेड बाय 4, और ये वैल्यू आ गया 1001 kg, 1001.945। बोले तो लगभग कितना हो जाएगा? 1000। 10 क्विंटल, है ना। अगर 6300 दाम है 1 क्विंटल का, तो लगभग आपको 63,000 रुपया लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसमें छड़ मंगाने में। मतलब रॉड का वेट कॉस्टिंग हो जाएगा 63,000। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्टिंग ऑफ अ हाउस, है ना। आप घर बनाने से पहले घर का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट दे जस्ट एबल टू डू द मल्टीपल कैलकुलेशंस। वो कैलकुलेशन से घबराते नहीं है ना। दिस इज हाउ कॉस्टिंग किया जाता है। सिमिलरली हम लोग ये आपका सीमेंट का भी निकाल लेंगे, जैसे 1 स्क्वायर फीट का एरिया जोड़ने के लिए, ईंटें लगाने के लिए कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगा, वगैरह वगैरह, इन सारे कॉस्टिंग को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। So this is the practical application. Once you know the density, you can calculate the anything. Now move on to the topic. अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। So this is called as the relative density. Relative density का मतलब क्या हो जाता है? This is a specific gravity is called as relative density. ठीक है। अब आता है प्रेशर। तो वैसे भी टाइम हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर। डेंसिटी खत्म हो चुका है। डेंसिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कहाँ तक कंप्लीट हो गया? सर हो गया, मतलब मॉड्यूल का हो गया। ओके, A2 बैच इज हियर। A2 बैच है क्या? ओके, अविनाश एंड जो भी है, शाम को आप लोग फ्री हो तो आप लोग क्लास लगाओ एक्स्ट्रा कोलिजन के लिए। 6 बजे क्लास है सर मैथ का। सर हाँ सर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं सर कॉलिजन। आज सर, वो A2 बुक है, का है ना? संडे भी सुनील सर बुक किए। अरे A2 का सर बोल रहे कॉलिजन वाला। लगा दीजिए। मैथ में A1 A2 नहीं होता।
मैथ में तो तुम लोग कंबाइन चलेगा नहीं, ठीक है, तो मतलब दिन में ही लगा देंगे 3:30 4 बजे के आसपास। Sir, we can off our recording. हाँ, आज जाएगा। लगा दीजिए।